जैसे कि कल्पना ने बताया, हमारे साथ स्टूडियो में है मनोज श्रीवास्तव जी, अ फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन। टू बिगिन विथ, आपकी इस जर्नी की शुरुआत किस प्रकार हुई? मैं जहाँ बैठा हूँ यहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। जी। दूरदर्शन मेरा सबसे पहला स्कूल था इस माध्यम के अंदर, और जो सीखा मैंने उसकी सारी शुरुआत यहीं से हुई। और वो ज़माना ही बड़ा अलग था। ये वो जगह थी जहाँ पर भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के सुविख्यात आर्टिस्ट जो हैं, जो कलाकार हैं, वो आते थे। उनके साथ बैठना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको सुनना, उनके साथ उनको मेकअप रूम में, ड्यूटी रूम में सुनना, वो अपने आप में बहुत बड़ी एजुकेशन थी, जो आपको किसी भी फॉर्मल एजुकेशन सेटअप के अंदर जो है वो नहीं मिल पाती है। बिल्कुल। तो इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से, सहजता से मिल जाती है। तो ये मेरा पहला स्कूल था और मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत यहीं से की। और इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो मेरा दूसरा स्कूल था, जहाँ मैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स हेड करता था और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा, जब हमने शिफ्ट किया दिल्ली से। तो ये सारे मेरे स्कूल्स थे, ये मेरी जर्नी का पार्ट है। जागरण फिल्म फेस्टिवल, अभी आपने बात की, आपने दिखाया, तो ये हमने ही उसको शुरू किया और यहाँ तक पहुँचाया जिस शेप और साइज़ में आज वो है। और दुनिया में बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स थे जिनमें हमने पार्टिसिपेट किया, जूरीज में रहे और उनको एडवाइस किया, आज भी करते हैं। जी। तो ये हमारी जर्नी है जी। तो फिल्म फेस्टिवल्स में एक बहुत ही अहम रोल आपका रहा है, आपने इवॉल्व होते हुए देखा है अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स को। तो जब आप इफ़ी को जब आपने हेड किया, तो आपने कौन से बदलाव किए थे उस समय? देखिए, जब हम आए थे तो इफ़ी जो है 4 शहरों में होता था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में, और वो रोटेशन में होता था। तो एक साल वो दिल्ली में होता था और अगले साल उसको फिल्मोत्सव कहते थे और दूसरे शहर में ऑर्गेनाइज होता था। फिल्मोत्सव में कंपटीशन नहीं होता था, दिल्ली में कंपटीशन सेक्शन होता था। तो ये फ़र्क था। मगर जब मैं आया तो हम लोगों ने देखा कि हर एक शहर के नाम से जो मुख्य फेस्टिवल्स हैं दुनिया भर में, वो जाने जाते हैं, चाहे वो कान हो, बर्लिन हो, वेनिस हो, तो टोरंटो हो, कोई भी हो, तो शहर के नाम से जाने जाते हैं। और शहर की आइडेंटिटी और फेस्टिवल की जो इवेंट है उसकी आइडेंटिटी एक हो जाती है। जी, बिल्कुल। और उससे दोनों को मदद मिलती है। उससे इवेंट भी बड़ा होता है और शहर की जो अपनी ब्रांडिंग है इंटरनेशनली, वो भी होती है। जी। तो इसलिए हमने सोचा कि इस फेस्टिवल को हम ऐसी जगह लेकर जाएं जहां पर वो ब्रांडिंग हो पाए, और वो जगह एग्जॉटिक भी हो, जैसे जहां फॉरेनर्स आना चाहें। तो बहुत सारे सजेशंस आए, कोची से लेकर बहुत सारी जगहों के सजेशंस आए। तो हमने गोवा को चूज़ किया। जब गोवा को सेलेक्ट करने की बात आई तो उस वक्त लोगों ने ये बोला कि साहब, गोवा में तो फिल्म कल्चर ही नहीं है, तो आप गोवा में क्यों करेंगे? तो हमने बोला कि ठीक है, फिल्म कल्चर हम डेवलप करेंगे और फेस्टिवल का काम यही है, तो व्हाई कांट वी डू इट। तो हमने 2004 में, वर्ष 2004 में फेस्टिवल्स को गोवा में शिफ्ट किया। और आज जो आप उसका शेप, साइज और स्वरूप देखते हैं, वो वही है जो हमने एनविसेज किया था, जो बनाया था। जी। तो किस तरह का प्रोडक्शन रहा, किस तरह आपने ये आइडिया कंसीव किया कि आप ईरानी चाय जैसी मूवी बनाएंगे? वेल, इट कुड हैव बीन एनीथिंग। इट कुड हैव बीन द रशियन टी, स्पेनिश टी, क्योंकि एक्ट्रेस जो है वो ईरानी बोलने वाली मिल गई, फारसी बोलने वाली, तो इसलिए उसका नाम ईरानी चाय रखा। और ईरानी चाय जो इंस्ट्रूमेंट अगर आप फिल्म में देखेंगे तो एक समोवार होता है, उसका एक स्पेशल स्टाइल होता है बनाने का, और वो बड़ा एक्जॉटिक लगता है। तो विजुअली अगर आप देखेंगे तो बाकी सारी चाय जो है उनके साथ वो चीज़ें एसोसिएटेड नहीं होती हैं। तो इस पर्टिकुलर उसके साथ, या तो आप जापानीज टी बोलें या ईरानी चाय बोलें, तो एक एक्सक्विजिट सा तरीका होता है उसको बनाने का और डिलीवर करने का। तो जो हम यूज़ करना चाहते थे, जिसमें थोड़ा टाइम लगे, जिसके आसपास थोड़ी बात हो सके, और जिसको पीने के बाद लोग खुलकर बात कर सकें, तो इस तरह की हमारी स्क्रिप्ट है। मैं स्क्रिप्ट तो अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा, तो सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि एक औरत है जिसके घर में रात को लोग आते हैं और वो उनकी कहानियाँ सुनती है, और
उनकी कहानियों से वो जज करती है और एक ख़जाने तक पहुंच जाती है। उसे मिलेगा नहीं मिलेगा, माफिया उसे रोकेगा नहीं रोकेगा, ये सारी फिल्म की कहानी है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ टी। जी जी बिल्कुल। और ये सस्पेंस का हमें इंतज़ार रहेगा, मूवीज़ में भी, थिएटर्स में भी जल्द ही आएगी ये मूवीज़, आई एम श्योर। एक और चीज़ हमें देखने को मिली आज सिनेमा, जो हमने इस मूवी में भी देखा है, इट लुक्स वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर, और एक जो एक लाइन थी आज सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब गायब होती जा रही है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर दैट? कहीं OTT उसका एक रीज़न है कि ऑडियंस में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है आज सिनेमा की? लोकप्रियता तो सिनेमा की हमेशा से थी, और जो फ़ैन फॉलोइंग पहले थी वही आज भी है, सिर्फ मीडियम अलग अलग हो गए। पहले सिनेमा की जो डिलीवरी होती थी वो सिनेमा घरों के माध्यम से होती थी, और या फिर बाद में टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न के माध्यम से होती थी। मगर अब जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया है मीडिया का। तो आज आपको डिलीवरी जो हो रही है आपके फ़ोन के ज़रिए भी हो रही है, आपको टीवी में भी दिख रहा है, आप ऑफिस में बैठे हैं तो आपको कंप्यूटर में भी दिख रहा है। तो डिलीवरी का माध्यम बदल गया है, मगर ऑडियंस और बड़ी हो गई है। पहले वही लोग सिनेमा घर जा पाते थे जो उसको अफोर्ड कर पाते थे या टाइम निकाल पाते थे। आज आप कहीं भी बैठे हो, आप दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में जाएं, पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं, हर आदमी अपने फ़ोन में ही सिनेमा देख रहा है। जी। तो इसलिए एक तो कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, और आज इमेजरी और साउंड जो है ऑडियंस ने इतना ज़्यादा देख लिया, इतना ज़्यादा एक्सपोजर है कि फिल्म मेकर के सामने चैलेंज है कि ऐसा नया क्या करें जो अटेंशन अट्रैक्ट कर सके। एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग इफ़ यू हैव अ स्टोरी टू टेल, यू नो। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है वो इमेजरी नहीं है, साउंड नहीं है, वो कहानी है, एक अच्छी कहानी पे Yes. पकड़ में। तो लोग जो है वो कहानी सुनना चाहते हैं कि सब वो, अब वो कहानी आप कैसे सुनाते हैं। अगर आप एक ग्रिपिंग तरीके से कहानी सुना पाते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, और साथ में अगर आपकी इमेजेस और साउंड जो है उसको सपोर्ट करती हैं, और जो ड्रामा पार्ट है उसका वो उसको लाइवन अप कर पाता है, जिंदा रख पाता है, तो आपने लोगों का दिल जीत लिया। जी। तो सिनेमा में जो अगर बदला है तो सिर्फ डिलीवरी के माध्यम बदले हैं, जो नहीं बदला है वो कहानी। स्टोरी टेलिंग विल नेवर डाई। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ नेशन ऑफ स्टोरी टेलर्स, और वही कहीं ना कहीं मूवीज में देखने को मिलता है। ईच ह्यूमन बीइंग हैज अ स्टोरी टू टेल। अगर मैं आपको अभी एक सिचुएशन दूं, आप दोनों के मन में अलग अलग कहानियां चलनी शुरू हो जाएंगी, और दो अलग अलग सिनेमैटिक ट्रीटमेंट्स और अप्रोचेस होंगे, यू नो। एंड एट द एंड ऑफ 6 months और 9 months जब आप फिल्म बनाएंगे, दो अलग अलग फिल्में एक ही कहानी पर होंगी। जी बिल्कुल। दिस इज द मैजिक ऑफ सिनेमा। मनोज जी, एक गहन और एक लंबा आपका अनुभव रहा है, और आपने लेखक के तौर पे भी अपने अनुभव को, अपनी ऑब्जर्वेशन को उतारा है, तो अपनी किताब के बारे में भी ज़रा हमें कुछ बताइए। मेरी किताब तो खैर वो जो है वो नॉन फिक्शन है जी। इट्स कॉल्ड वाइड एंगल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। और उसमें ख़ास बात यह है कि कोई अभी तक ये पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था कि इंडिया में आर्ट हाउस सिनेमा मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और क्यों वो मर्ज हो गया मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ, या आज दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। हालांकि हम इस डिस्टिंक्शन में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते। सिनेमा आर्ट हाउस और मेन स्ट्रीम नहीं होता, सिनेमा अच्छा या बुरा होता है, आइदर देयर इज अ गुड फिल्म और अ बैड फिल्म। तो आप किसी भी तरीके से बनाएं, आप कमर्शियली तो सभी लोग बनाना चाहते हैं। तो उस किताब के अंदर जो है, बुक के अंदर, ये पूरी जर्नी बताई गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरह से इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए एक अच्छे सिनेमा को डेवलप करने के लिए, चाहे वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया हो, चाहे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जहाँ आप लोग हैं, इसका पुराना नाम जो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन होता था, तो बाद में NFDC नाम हो गया। तो ये सारी चीज़ें, और दूरदर्शन 1974 में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रिएट किया दूरदर्शन ने, और जितनी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स थी वो 1979 के बाद से दूरदर्शन के अंदर दोपहर के स्लॉट में 1:30 पर दिखाते थे। तो उससे क्या किया कि गवर्नमेंट की अपनी फंडिंग थी, गवर्नमेंट का अपना डिलीवरी मैकेनिज्म था, दूरदर्शन के माध्यम से एक मोनोपोली थी, तो हम देश को एक ही चीज़ जो दिखाना चाहते थे वो दिखा पाते थे। और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म था फिल्म फेस्टिवल्स के थ्रू, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, उसमें एक सेक्शन होता था पार्टिसिपेशन इन फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स। तो हम अपनी फिल्में जो है दूसरी जगह लेके जाते थे, और एक कलेक्शन ऑफ फिल्म्स बनाते थे 21 फीचर फिल्म्स का,
इसको इंडियन पैनोरामा नाम दिया गया। जी। तो ये पूरा सेगमेंट जो है देश से बाहर जाता था। तो राइट फ्रॉम फंडिंग टू प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे सिस्टम को सपोर्ट किया। जी। वो टूटना तब कब शुरू हुआ? 1994 के बाद से, जब फॉरेन टीवी चैनल्स HBO और बाकी टीवी चैनल्स देश में आने लगे, तो जो सिनेमा लोग फेस्टिवल्स में देखने जाते थे वो अब टीवी पर भी मिलने लग गया। जी जी जी। तो थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ पर बढ़ा, और आज जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी फेस्टिवल्स के सामने चैलेंज है वो ये है कि वो ऐसा सिनेमा कैसे दिखाएं जो OTT और टीवी पर सुलभ ना हो, आसानी से न मिलता हो, ऐसा सिनेमा वो कहाँ से लाएं। तो उसके लिए फेस्टिवल्स भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। फेस्टिवल्स अब OTT की जो वेब सीरीज हैं उनके ऊपर कंपटीशन कर रहे हैं, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो बेस AI करके पे भी सिनेमा बन रहा है। काफी। और आपने AI की बात करी, तो यूथ की अगर हम बात करते हैं, वेल इंडिया इज अ नेशन ऑफ यूथ, तो यंग फिल्म मेकर्स को किस तरह सपोर्ट दिया जा रहा है, एंड व्हाट डू यू सी इन यंग फिल्म मेकर्स? व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया व्हेन वी टॉक अबाउट द फिल्म्स? देखिए, आज जो है सिनेमा का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। आज सिनेमा ऐसा माध्यम है कि कोई भी बच्चा जिसके पास भी एक स्मार्टफोन है वो एक फिल्म बना सकता है। जी। तो फिल्म बनाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम क्लासिक इमेजरी होती थी कि सब हम हमारे इमेज साइजेस ये हैं। तो फिर म्यूज़िक वीडियोस आए जिन्होंने वो सारी मिथ को तोड़ दिया। तो दे डू एनीथिंग, पूरी ग्रामर को तोड़ा उन्होंने। आज जो है, जो यंग बच्चे हैं, दे आर ब्रेकिंग एवरीथिंग। आज जो इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत ही इनोसेंट है और बहुत ही रॉ है, फ्रेश है। और अगर उसको उनको एक डायरेक्शन मिल जाए कि इसको फिल्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो हमने गोवा के अंदर एक छोटी सी शुरुआत की थी, शॉर्ट फिल्म सेंटर बनाकर, कि जो इंडिया में शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं उनको हम फेस्टिवल में लेकर आए, क्योंकि इफ़ी के अंदर जो था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऐसी स्पेस नहीं थी कि जहाँ यंग फिल्म मेकर्स आ सके। तो हमने वो शुरुआत किया। आई एम हैप्पी, आज इफ़ी के अंदर वो जो आपने बताया कि एक नया सेक्शन बना है यंग फिल्म मेकर्स के लिए, वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सिनेमा इतना बन रहा है और यंगस्टर्स बना रहे हैं, उसका मैनिफेस्टेशन कहाँ होगा, उसका एग्जीबिशन की स्पेस कहाँ होगी। तो यही है। मैं तो आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपके ऑफिसर्स इसको सुन रहे हैं तो इसी प्रोग्राम के अंदर आप एक रील्स का कंपटीशन करें। अभी आपने शॉर्ट्स का किया, फोटोग्राफिक शॉर्ट्स का आपने दिखाया। इट्स अ वंडरफुल आइडिया, पीपल आर क्रिएटिंग रील्स, और आप रील्स का कंपटीशन कीजिए, लोगों को एक अभिव्यक्ति का माध्यम दीजिए। एक अगर उनको एग्जीबिशन की स्पेस मिलेगी तो लोग आपसे जुड़ेंगे। जी मनोज जी, जिस तरह से ऑडियंस का साइज एक्सपैंड हुआ है, उस तरह से फिल्म मेकर्स का भी साइज एक्सपैंड हुआ है। एवरीबडी इज इनटू फिल्म मेकिंग नाउ। सो हाउ ल्यूक्रेटिव एज अ करियर, हाउ फाइनेंशियली वायबल? जैसे प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है, पर क्या फाइनेंशियली उतना वायबल होता है? मनी आल्सो मैटर्स, बिकॉज़ चाहते ही हैं। जो अपॉर्चुनिटी आज फिल्म मेकर्स के पास है या एक्टर्स के पास है वो कभी नहीं थी। जी। पहला, अब से 25 साल पहले, 20 साल पहले फिल्म मेकिंग जो वर्ल्ड था वो बड़ा प्रोहिबिटिव था। राइट। आप डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से मिल नहीं पाते थे। आज फेस्टिवल्स का जो प्रोलिफरेशन हुआ है, फिल्म फेस्टिवल्स इतने हो रहे हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आज आप उनको सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं। तो आज जो अपॉर्चुनिटी फिल्म मेकर्स के पास है वो सीखने की वो कभी नहीं थी। सिमिलरली अगर आप मोनेटाइजेशन की बात करें तो यूट्यूब से लेकर जितने भी पे पर व्यू मॉडल्स हैं उनके ऊपर सिनेमा का मोनेटाइजेशन हो सकता है। जी। और वो कैसे करना है उसको भी पढ़ाने के लिए अलग अलग लेसन्स अवेलेबल हैं वेबिनार्स के जरिए। जी। तो सब उनका लाभ ले सकते हैं। तो इतना अच्छा समय सिनेमा के लिए पहले कभी नहीं था। And when we are talking about making money out of films, तो एक फिल्म टूरिज्म करके भी एक कॉन्सेप्ट है which you've introduced, इसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। फिल्म टूरिज्म का कॉन्सेप्ट हमने 2008 में शुरू किया था। गोवा में हमने पहली बार फिल्म पॉलिसी बनाई जिसको हमने बोला सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अगर आप शूट करना चाहते हैं गोवा में, आप आए, हम 48 आवर्स में आपको सारी क्लियरेंसेस दे देंगे। और ईज़ ऑफ फिल्म शूटिंग जो है वो हमने शुरू किया। बाद में कुछ लोग हमारे से डेलीगेशंस मिलने आए कंट्रीज़ के, हमने उन्हें एडवाइस किया कि आप फिल्म इंसेंटिव दे सकते हैं। तो लोगों ने बोला कि साहब हम अपनी जेब से क्यों 20-25% दें। तो हमने बोला यार आप जो है लोगों से 19% वैट लेते हैं, उसमें 2% लगा कर दे दीजिए वापस। एंड यू आर पेइंग दिस मनी, रिटर्निंग द टैक्सेस ओनली आफ्टर द मनी हैज़ बीन स्पेंट इन योर कंट्री।
जब आपके शहर में, आपके देश में वो पैसा खर्च हो चुका है, तभी तो आप दे रहे हैं। बिल्कुल। और आपका जो टूरिज्म बजट है उसको थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर डाइवर्ट कर दीजिए, तो वो बात लोगों को समझ आ गई। जी। आज कम से कम 50-60 कंट्रीज हैं जहाँ पर फिल्म इंसेंटिव्स होते हैं, और हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि फिल्म इंसेंटिव्स जो है या फिल्म टूरिज्म कैसे शुरू करें। और आज अगर आप देखें, जॉर्जिया का एग्जाम्पल लें, आप यूरोप में किसी भी कंट्री को पिक करें, वहाँ टूरिज्म का ग्राफ आप 10 साल पहले देखें और आज देखें, और ये बढ़ने वाला है। जी जी। एंड मनोज जी, वी ऑल नो स्विट्जरलैंड बिकॉज ऑफ यश राज, उनकी कितनी मूवीज़ हैं जो वहीं शूट की गई। जाते जाते एक अंतिम प्रश्न आपसे, आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, लेकिन कभी आपको एक्ट करना हो तो आप क्या किरदार निभाएंगे? एक्चुअली आपने पहले पूछा नहीं कभी। मैंने अपने करियर की शुरुआत एज एन एक्टर ही की थी। मैं मॉडल था, एक्टर था। जी जी। और बहुत बाद में उसका कल्मिनेशन हुआ दूरदर्शन में। उसी वजह से मैं यहाँ आया। मैं स्कूल में, कॉलेज में। सो आई शुड चेंज माय क्वेश्चन, अगर ऐसा किरदार जो आपने अब तक ना निभाया हो तो कौन सा किरदार निभाना चाहेंगे? एनीथिंग दैट चैलेंजेस मी, एनीथिंग दैट चैलेंजेस मी, सो आई वुड कीप द डोर्स ओपन। सो जो भी एनीथिंग दैट चैलेंजेस माय पर्सनालिटी व्हिच आई एम नॉट, जो मैं नहीं हूँ, वो बनना मुझे ज़्यादा पसंद होगा। जी जी। वेल, दैट्स हाउ वी इवॉल्व व्हेन वी एक्सेप्ट दोस चैलेंजेस। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।